मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी गई। मैं तो अभी अपने घर को ठीक से जानती भी नहीं थी। जानती भी कैसे? मुझे आए हुए दिन ही कितने हुए थे। मेरा पति एक पैर से अपंग था, मगर वो बहुत अच्छा इंसान था। सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे, जबकि वो भी दिल का ईमानदार था। बस इसी वजह से बाबा ने उनकी नीयत से प्रभावित होकर मेरी शादी नितिन से कर दी। नितिन के पास ना ही रहने के लिए कोई आलीशान घर था, ना बैंक बैलेंस था। बात इतनी सी थी कि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के मालिक थे। बाबा को मेरे नाजुक स्वभाव का भी अंदाजा था, इसलिए वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी विनम्र स्वभाव के लड़के से हो, जो मेरी किसी बात का बुरा ना माने। और जाहिर है, विनम्रता तो इंसान में खाल खाल ही पैदा होती है, वो भी जब उसके पास दौलत के ढेर लगे हों। कहते हैं कि अक्सर गरीब लोग ही विनम्रता वाले पाए जाते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मेरा पति बेशक जेब का हल्का हो, मगर दिल का बहुत नरम हो। मेरे लिए कभी उसके दिल में कड़वाहट ना आए। उन्हीं बातों की वजह से नितिन मुझे अच्छे लगने लगे थे। एक पैर से अपंग होने के बावजूद वो सुबह सवेरे उठकर काम पर जाते और दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जो भी बचता वो मेरे हाथ पर लाकर रख देते। उनकी वजह से मेरा भी यही मन चाहता कि मैं उस घर की बेहतरी के लिए काम करूं। मैं उन औरतों में से नहीं जो अपने नाजुक स्वभाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है। मैं तो अपना घर तक खुद बनाने का सोचती थी। पत्थर, मिट्टी, गारा, ये सब चीजें भी मैंने जमा करने का सोचा था कि अगर अपना घर बनाना पड़े तो मैं मजदूरी भी कर लूंगी। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर का खुशहाली भी दरवाजा खटखटा सकती है। मेरे काम करते हुए मुझे 3रा दिन था जब मैंने अपने घर के एक कमरे का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उस घर की सफाई करना थी। दरवाजा खुला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उस आदमी को अपने घर में देखकर मैं डर ही गई थी, यहाँ तक कि मैं चीख मारती। मुझे लगा कि ये कोई चोर या नशेड़ी है जो हमारे घर आया है। इतने में मेरी सास दौड़ी दौड़ी आई। ये क्या कर दिया रीना तुमने? इस कमरे की सफाई करने की जरूरत नहीं है, या मैं खुद सफाई करूंगी। मेरी बात सुनकर सास ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। माँ जी, ये कौन है? आपने मुझे बताया नहीं। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने उनसे पूछा था। वो आदमी मुझे हल्की नजरों से घूरता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं सोच रही थी कि अगर ये इतना खतरनाक व्यक्ति इस घर का हिस्सा है तो मेरा रहना भी यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। मुझे डर लगने लगा था, मगर फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि ये तो मेरा देवर है और यह हमारे लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली और सबसे ज्यादा सम्मानीय है। मैंने पूछा क्यों? तो सास ने कहा कि देवर ही इस घर का खर्चा चलाता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। फिर सास ने मुझे किचन में बुलाया। मैं गई तो मुझे मक्खन में चुपड़ी हुई रोटी और चाय डाल कर दी। कहने लगी कि ये अपने देवर को दे दे, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। आज तक देसी घी की 1 चम्मच भी सास ने मुझे नहीं दी थी, या कम से कम बहू को नहीं तो अपने बेटे को ही दे सकती थी। मेरा पति जो दिन भर मेहनत करता, उन्हें वो कभी देसी घी या मक्खन की 1 बूंद भी ना देती। मुझे माँ की इस नाइंसाफी पर बड़ी हैरत हुई थी, लेकिन मैं खामोश रही। सोचा कि इस घर में नई नई हूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस घर की परंपराओं को समझने लगूं। दरअसल मेरा पति सुबह उठते ही अपने काम पर चला जाता। वापसी पर थका हारा होता, मगर उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। अगर इज्जत थी तो मेरे देवर की थी, जो बस हर वक्त अपने घर में रहता। मैं तो समझी थी कि देवर जी भी किसी सरकारी ऑफिस में काम करने जाते होंगे, मगर अगले दिन जब मैंने पूरा वक्त उन्हें घर पर ही देखा तो मैं हैरान रह गई। आखिर ऐसा भी कौन सा काम था जिसे करने के बाद इनके यहाँ इतने पैसे आ जाते थे? मैं ये बातें सोच ही रही थी कि मुझे मेरी सास ने बुला लिया। मैं गई तो देखा वो बड़ी सी देगची में चाय बना रही थी, जबकि ये चाय तकरीबन 10-15 लोगों की थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई। माँ जी, आप इतनी चाय क्यों बना रही हैं? मेरे पूछने पर वो बोली, तुम नहीं जानती कि रुपेश के यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका वो इलाज करता है? अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे देवर जी डॉक्टर हैं। मैंने खुशी दिल से कहा, डॉक्टर नहीं है बेटा, डॉक्टर तो महीना महीना लोगों का इलाज करता है। मेरा बेटा तो बस 1 गोली पानी या दूध में लोगों को घोलकर पिलाता है कि उनकी ताकत घोड़ों के जैसी हो जाती है। वो लोग दोबारा कभी बीमार नहीं होते। इस तरह से चहचहाते हुए जाते हैं कि दूसरे लोगों को भी मेरे बेटे के बारे में बताते हैं। बस इसी वजह से रुपेश के पास पूरी दुनिया से बहुत लोग आते हैं। सास की बातों ने मुझे हैरान भी कर दिया था, जबकि अभी तक मैंने देवर के कमरे में किसी को जाते नहीं देखा था। मैंने सोच लिया कि मैं रुपेश के कमरे में आते जाते लोगों को देखूंगी। आखिर उन्हें क्या बीमारी है जो कि रुपेश ही ठीक कर सकता है?
मेरा काम देवर को खाना पहुंचाना होता था। पहले पहल तो सास मुझे उनके कमरे के करीब भी ना जाने देती, मगर अब इतना तो विश्वास करने लगी थी कि मुझे ही खाना देकर उनके कमरे में भेज देती, और अक्सर उनके मरीजों के लिए चाय भी मैं ही लेकर जाती। कमरे में ज्यादा मरीज नहीं होते थे, 1-2 मरीज होते जिनको वो देखने तक न देते, बल्कि चाय लेने खुद ही कमरे के बाहर आते। एक दिन सफाई के बहाने में बाहर आंगन में ही खड़ी थी, कभी झाड़ू लगाती तो कभी चीजों को सही साफ करके रखती। मेरी सास को अंदाजा तक नहीं हुआ कि मैं देवर के कमरे के बाहर खड़ी हूँ। मैं असल में जायजा ले रही थी कि यहाँ ज्यादातर कौन मरीज आते जाते हैं। कभी कभी इंसान के दिल में खामखा शक पैदा हो जाता है। बस ये ऐसी ही बात थी। तकरीबन सुबह के 9 बजे तक कोई भी नहीं आया था। मैं देखती रही, मुझे लगा कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, मगर तभी घर के मेन दरवाजे की कुंडी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक औरत परेशान हाल खड़ी थी, जबकि उसके साथ उसका बेटा भी था। औरत की उम्र यही कोई 40-50 साल होगी, जबकि उसका बेटा 20-22 साल का था। मैंने देखा वो बहुत खूबसूरत लड़का था। उसके गाल सुर्ख और सफेद थे। वो सेहतमंद भी लग रहा था, मगर लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने अपने देवर को देखा, वो फौरन बाहर आए, उस लड़के को कांधे का सहारा दिया और अंदर ले गए। उसके बाद लड़का कमरे में बंद कर दिया गया और वो औरत वहां से चली गई। मैं ये सोचकर देखने लगी कि आखिर इस लड़के को क्या बीमारी थी। वो सिर्फ लंगड़ा कर चल रहा था। ये सोच मेरे दिमाग में आई तो और भी बहुत कुछ दिमाग में चलने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद एक और आदमी आया जिसकी सेहत भी अच्छी थी, बस वो लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे देवर ने उसको भी कमरे में बंद कर दिया था। अब तो माहौल और ज्यादा रहस्यमय हो गया। मैं जानना चाहती थी आखिर इसके पास ऐसा क्या इलाज है जो लोग एक गोली से ही ठीक हो जाते हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दोबारा दरवाजे की कुंडी बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत गुस्से में लग रही थी। मेरे देवर का नाम लेकर बोली, उसे बुलाओ, वो बहुत ही निर्दयी और हृदयहीन व्यक्ति है। उसने मेरे बच्चे का ये क्या हाल कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। उस औरत की बातें सुनकर मैं तो घबरा गई। इतने में मेरी सास भी आ गई। इन्होंने जब उस औरत को चीखते देखा तो उससे मसला पूछा। औरत ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे का गलत इलाज किया है, जिसकी वजह से वो दर्द से बिलख रहा है। हाय हाय बहन, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरा बच्चा किसी का इलाज नहीं करता, और तुमने तो अपने बेटे को न जाने कहां कहां से इलाज करवाया था। हमें क्या पता वो किस वजह से बीमार हुआ है। हो सकता है कि उसे किसी और दवा की वजह से ये बीमारी लगी हो जो कि तुम बता रही हो। खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम न डालो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? वो औरत आगे बढ़कर मेरी सास पर हमलावर होने लगी कि मेरा देवर भी कमरे से बाहर आ गया। मम्मी, क्यों आप औरतों से उलझ रही हैं? देवर ने बड़े ही धैर्य भरे अंदाज में कहा। तो औरत उस पर झपट पड़ी। ये नाटक बंद कर दो बेशरम इंसान। मेरे बेटे को तुमने चारपाई पर लाकर छोड़ा है। माँ जी, यकीन करें, आज तक मेरे क्लिनिक से कोई इस तरह नहीं गया। मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। मेरा काम इलाज करना है, बीमार नहीं। आपके बेटे को शायद किसी और वजह से ऐसा हुआ होगा। आप इसे मेरे पास ले आइए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। देवर की मीठी मीठी बातों पर वो औरत थोड़ी ठंडी पड़ गई। कहने लगी, ठीक है, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास लाऊंगी, लेकिन अगर वो ठीक ना हुआ तो? वो औरत शक की अंदाज में बोली, तो फिर आप मुझसे जो चाहे जुर्माना कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ यहाँ आते ही ठीक हो जाएगा। औरत ने ऐसा ही किया। आधे घंटे में अपने बेटे को ले आई। बेटा, जो पहले आंखें नहीं खोल रहा था, मेरे देवर के कमरे में जाते ही उसकी आवाजें आना बंद हो गई। वो जोरों से चीख रहा था, लेकिन अब सुकून से सो रहा था। मेरी सास ने जब ये देखा तो उस औरत को शर्म दिलाने लगी। देखो तो सही, तुम मेरे बच्चे को बेशरम और न जाने क्या क्या कह रही थी। इसने फौरन ही तुम्हारे बेटे का इलाज कर दिया। वो औरत हैरान परेशान वहां से मेरे देवर से माफी मांगती चली गई थी, मगर मैं सबकी जड़ जानना चाहती थी। आज तक मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा था जो किसी भी इलाज के लिए काफी देर लगाते और दवाइयां भी देते थे, मगर मेरे देवर की एक ही दवा से सब लोगों के मर्ज ठीक हो जाते थे। मैं इस बात में यकीन मुश्किल से कर रही थी, लेकिन अगर यकीन किया भी जाए तो फिर मेरे पति का इलाज क्यों नहीं किया जाता, जो एक टांग से अपंग है और लकड़ी की टांग से भी वो सही तरह से चल नहीं पाता। इसके बावजूद मेहनत मजदूरी करके घर चलाने के लिए कोशिश करता है। मैं अपने देवर के बारे में सोचने लगी, जो अपने भाई के प्रति कठोर दिल हो गया था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अपने भाई का इलाज ही कर दे। उससे पहले कि मैं अपने देवर से बात करती, मैंने सोचा कि मैं पहले अपने पति से ही पूछ लूं। हो सकता है उसकी कोई वजह होगी, या फिर देवर के पास इस मर्ज का इलाज नहीं होगा। शाम को वो घर आए तो मैंने पूछा, मेरी बात सुनो,
आपको नहीं लगता कि आपको अपने भाई से अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहिए? मेरी बात पर उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा। नहीं रीना, मैं नहीं समझता कि मेरा भाई मेरा इलाज कर सकता है, और अगर करता भी हुआ तो वो मेरा इलाज कब ही करेगा? वो तो अपने ग्राहकों में व्यस्त रहता है। मैंने उसे जब भी कहा उसने मेरा निरीक्षण तक नहीं किया। कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ये जो भी हुआ बस उस ईश्वर की मर्जी थी। उसकी बातें सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने पति की बातें सुनकर और ज्यादा फिक्रमंद होने लगी। मुझे क्या मालूम कि मेरा देवर मेरे पति का इलाज क्यों नहीं करता था। पतिदेव ने भी अब जिद बांध ली थी कि वो कभी अपने छोटे भाई से इस बात के लिए मिन्नत नहीं करेंगे कि वो उनका इलाज कर दे, क्योंकि जब भी इन्होंने ये बात अपने छोटे भाई से कही उसने यही बताया कि उसके पास वक्त की कमी है, जबकि मैं कुछ और सोच रही थी। अगर इसी वक्त में वो हमसे पैसे लेकर मेरे पति का इलाज कर दे तो हमें और क्या मसला होना था, क्योंकि घर में हजारों रुपये मेरे देवर की वजह से ही आते थे। लेकिन मेरे पास भी तो हजारों के जेवरात थे जिन्हें बेचकर अपने पति का इलाज करवा सकती थी। अगले ही दिन मैंने अपने देवर से बात करने का फैसला किया। मैंने उनकी पहले खूब सेवा शुरू कर दी ताकि खुश होकर वो मेरी बात जल्दी माने। हमारे पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे देवर की शादी भी उस लड़की से करवा दूंगी। ये बात अपनी सास के कान में भी डाल दी। देवर जी भी खुश हो गए। मैंने सोचा कि अब तो मेरी बात जरूर मानेंगे। वैसे भी बात तो उनके बड़े भाई के इलाज की थी, मैं कौन सा खुद के लिए कुछ मांग रही थी। अगला दिन आया तो मैंने देवर की सेवा करने के बाद अपना मुद्दा उनके सामने पेश किया। आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैंने अपने देवर से कहा, लेकिन आप तो जानते हैं कि एक औरत का पति उसके लिए कितना अहम होता है। मैं उनकी बीमारी देख देख कर दिल ही दिल में परेशान होती हूँ। आपके हाथों की दी हुई दवाइयों से आराम मिलता है। आप अपने भाई का इलाज क्यों नहीं करते? वो बेचारे पूरा दिन लंगड़ा कर चलते हैं। उनको कभी भी मैंने ठीक तरह से चलते नहीं देखा। मुझे उनकी अपंगता से कोई मसला नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है, वो भी ऐसा इंसान जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे देवर ने स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया, आप उनका इलाज करें। आप हजारों लोगों का इलाज करते हैं और वो लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। सुबह ही मेरे सामने जो लड़का लंगड़ाता हुआ आपके पास आया था, वो चलता फिरता घर गया है। ये सब देखकर मुझे आपके गुणों पर विश्वास हो गया है। आप कृपया मुझे यूं मायूस ना लौटाए, मेरे पति का इलाज कर दे। पति से बढ़कर वो आपका भाई भी तो है। मैंने खुशामद की, मगर मेरे देवर पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। आप यहाँ से चली जाए भाभी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर ये बात नहीं मान सकता। अरे क्यों क्यों नहीं मान सकते? वो आपका बड़ा भाई है। क्या आपको जरा एहसास नहीं, या फिर आप दोनों में कोई दुश्मनी है? मैंने कुरेदते हुए पूछा। कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भाई की इज्जत करता हूँ। भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने बाप बनकर मुझे पाला है, लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं है। मगर क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने एक बहस की तो देवर ने मुझे कमरे से जाने का इशारा कर दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा। तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना, इसलिए कि बाकी मरीज तुम्हें रुपया देते हैं और तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। शायद यही वजह होगी। उनकी खामोशी देखकर मैंने दोबारा कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं रोती हुई उसके कमरे से निकल आई। मैंने सोच लिया कि अब इसके पैसों की हवस भी पूरी करके रहूंगी। अगर पैसे लेकर वो मेरे पति का इलाज कर देगा तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे तो अपने पति की सेहत से मतलब था। मैं अहंकार की पुजारी नहीं थी कि अहंकार में आकर उनको इसी तरह अकेला छोड़ देती। अगले दिन मैंने सास से अपने मायके जाने की बात की। दरअसल मेरे सभी जेवरात उनके पास थे। इन्होंने एक भी चीज मुझे पहनने को नहीं दी थी। मैं मायके जाने लगी तो उनको फिक्र पड़ गई। बोली, बहू, इस तरह नई नवेली दुल्हन खाली हाथ और खाली कान जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये लो, तुम कुछ अंगूठियां और ये चूड़ियां पहन लो। सास ने मेरे सोने के जेवरात मेरे हवाले करते हुए कहा। मैंने फौरन वो अपने पल्लू में बांध लिए। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही पहनकर जाऊंगी, सब लोग देखकर खुश होंगे। मैंने जाहिर तौर पर यह बात की थी, मगर मेरा इरादा कुछ और था कि मैं अपने देवर को ये जेवरात देकर उससे अपने पति का इलाज करवाऊंगी। और फिर मैंने फौरन ही वो जेवरात लेकर उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जहां पर सब मरीजों का इलाज होता था। देवर ने बाहर निकलकर मुझे देखा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। भाभी, मैं अभी मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, आप क्यों आई हैं? जाए यहाँ से। मजबूरी में वहां से आ गई, मगर मरीजों के जाते ही दोबारा उसके पास जा पहुंची। मैंने वो जेवरात उसकी झोली में रख दिए। भगवान के लिए मेरे छोटे भाई, तुम मेरे पति का इलाज कर दो। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे रही हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरी शादी की निशानी है। तुम इसे बेचकर पैसे ले लो, मगर मेरे पति को भी वो दवा दे दो जिससे तुम लोगों का इलाज करते हो। मेरी बात सुनकर भी मेरे देवर पर कोई असर नहीं पड़ा।
भाभी ले जाओ ये जेवरात, मुझे इन जेवरात से कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों का इलाज पैसे लेकर करता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये जेवरात बेचकर पैसे लाकर दे देती हूँ। मैंने कहा ना, मैं भाई का इलाज नहीं कर सकता। ये कहकर उसने मेरी तरफ पीठ मोड़ ली और खुद मुंह मोड़कर खड़ा हो गया। मैं हैरान थी कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मेरी नज़र उनकी गोलियों पर पड़ी जो उसने अपने कमरे में रखी थी। ये वही गोलियां थी जो वो लोगों को घोलकर पिलाता और लोग ठीक हो जाते थे। मैंने चुपके से एक पत्ता अपने पास रख लिया और कमरे से बाहर निकल आई। मेरे जेवर भी बच गए, मेरे पास अब दवा भी आ गई थी। ये सोच सोचकर मैं खुश हो रही थी। मायके जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपने पति को एक गोली खिला दूंगी, शायद उन पर कोई ना कोई गोली असर कर ही जाए। उनकी बीमारी ने तो मुझे तंग कर रखा है। वो बेचारे सही सलामत होने के बावजूद भी सही लोगों की तरह चल नहीं सकते थे। उनकी टांग में न जाने कैसा मसला था। हालांकि टांग भी सही थी, मगर फिर भी वो लकड़ी के सहारे चलते थे। मैंने वो दवा अपने पास रख ली। शाम को वो आए तो मैंने घोलकर चुपके से पानी में वो दवा पिला दी थी। मगर अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उनकी हालत खराब होने लगी। उनको चक्कर आने लगे। वो अपना सर और पेट पकड़कर बोले, अरे रीना, तुमने मुझे क्या पिला दिया है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये कहते कहते वो बेहोश हो गए। मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे। मैं चीखने लगी थी, जबकि मेरी सास भी मेरे पति के पास आ गई। सब लोग बहुत परेशान थे। मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। पति की जान बचाने की खातिर मैंने देवर का वो सच सबके सामने रख दिया। मेरे देवर ने अपना हाथ माथे पर मारा और बोला, भाभी ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो लोगों का कोई इलाज नहीं करता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नशे के आदी हैं और वो हमारे इलाके में रहते हैं। मगर जब से पुलिस ने छापे मारने शुरू किए हैं, कोई भी नशा अब ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि नशा लाने वाले सब लोगों पर पुलिस की नजर है। मैं कहीं से इकट्ठा नशा लाया था, वो मैंने अपने कमरे में रखा है। जो लोग आदी हैं इस आदत को छोड़ नहीं सकते, वो मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें एक तय रकम लेकर वो नशा दे देता हूँ। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग क्या नाटक करके घर से आते हैं। यही कहते हैं कि उनकी टांग में पैर में दर्द है, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें नशा देता हूँ तो वो अपना नाटक खत्म कर लेते हैं। उनके घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ये सब मैं अपने बड़े भाई के लिए कर रहा हूँ। उनकी टांग का ऑपरेशन होगा जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे पास ढेरों रुपये जमा हो जाएंगे। डॉक्टर ने इस ऑपरेशन की कीमत 2 लाख रुपये रखी है। मैं अपने देवर के कदमों में पड़ गई। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे जेवर लो, इन्हें बेचो। मैं अपने पति का इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ देख कर कहा, तो वो भी खुश नजर आई थी। भला किस औरत को जेवरात अपने पति से ज्यादा प्यारे होंगे। मैंने वो जेवरात बेच दिए और अपने देवर को भी इस सब काम से मना कर दिया। ईश्वर की कृपा की मेरे पति का ऑपरेशन भी हो गया, जो पूरी तरह से कामयाब हो गया है और वो अब अपने पांव पर चलने के काबिल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।